सुप्रभात प्यारे बच्चों। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कि आपके ऊर्जा और आपके शक्तियों का मूल्यांकन करना आपको सिखाती है और आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल, कैसे अपने सापेक्ष बनाना है, ये सिखाती है। इसलिए आत्मविश्वास के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन करने की क्षमता रखने वाले आप हैं। बस आगे बढ़िए पूरी मेहनत के साथ और आत्मविश्वास के साथ। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके इस वर्ष, इस सत्र के पाठ्यक्रम के समस्त पाठ खत्म हो चुके हैं, जो निर्धारित पाठ थे। अब आपकी पुनरावृत्ति का समय शुरू हो गया है। पुनरावृत्ति के इसी क्रम में आज मैं आपको विराम चिन्ह की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। विराम चिन्ह जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं और अपने पाठ में हर दिन विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग देखते आए हैं। आपको आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए मैं पुनः विराम चिन्ह पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विराम चिन्हों का हमारे जीवन में आम बोलचाल की भाषा में तो हम विराम चिन्ह तो नहीं लगा सकते, केवल हम अपने हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ किसी शब्द पर अधिक जोर देकर हम अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन जब हम उसी को लिखित भाषा में हम अपने भावों को, अपने उतार चढ़ाव को, अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। प्यारे बच्चों, विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व है। केवल एक छोटे से चिन्ह के न लगने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और अर्थ का दूसरा अर्थ भी निकलने लगता है। जैसे रुको मत जाओ या रुको मत जाओ, केवल एक अल्प विराम के हेर फेर से अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। पहले वाक्य में कहा गया रुको, रुकने के लिए कहा जा रहा है और नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में कहा जा रहा है कि ना रुको जाओ। इस तरह से विराम चिन्हों का कितना महत्व है आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। विराम का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो ठहराव, विश्राम या रुकना है। किंतु जब हम अपनी मौखिक भाषा या उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हैं, तब हम इन विराम को, इस ठहराव को, इस उतार चढ़ाव को अपनी भाषा, अपनी जो हम बोलते हैं, जो हम अपने उच्चारण करते हैं, अपने वाक्यों को, अपने भाषा को, उसमें हम तरह तरह से स्पष्ट करते हैं। जैसे हम अपने कौतूहल, जिज्ञासा को हम प्रश्न के रूप में किसी से पूछते हैं, जैसे हम आश्चर्य को, अरे ये क्या हो गया, अपनी खुशी को, वाह ये तो बड़ी लजीज खीर है, आहा मजा आ गया खीर खाकर, इस तरह से, या अपने दुख को, अरे चोट आ गई, उफ चोट लग गई, हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों को जो हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो कुछ सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट, और भी अधिक प्रभावी, और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग अपनी लेखन भाषा के लिखित रूप में करते हैं। कुछ प्रसिद्ध विराम चिन्ह आप हर दिन अपनी पाठों में, अपनी पुस्तक में, अपने पाठ्य सामग्री में देखते आए हैं। उन्हीं विराम चिन्हों को फिर से मैं आपके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एक छोटा परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगी। उसके पहले आप सबको मैं एक मैसेज भी इस वीडियो के साथ भेज रही हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि आप एक सादा पेज, एक स्केच पेन या पेन और एक कैंची लेकर के बैठिए और साथ में
जिन विराम चिन्हों को मैं बता रही हूं उनमें से 2-3 विराम चिन्ह आप भी काट कर बना कर रखिए। MS टीम में मैं उन विराम चिन्हों को देखूंगी, आपके हाथ में हो, आप उस पर फोकस करके बताइएगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है और क्यों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आप उनको पहले फिर से समझिए। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग आप लोग हमेशा करते हैं जब भी वाक्य पूरा होता है। प्रायः पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्ति पर होता है। कहीं कहीं पर विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक चिन्ह का भी प्रयोग होता है वाक्य की पूर्ति पर, और प्रश्न सूचक जो चिन्ह वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे साधारण वाक्यों में पूर्ण विराम के साथ वाक्य की समाप्ति होती है। ठीक है, जैसे एक साधारण सा वाक्य मैंने यहाँ लिख रखा है, राम एक अच्छा लड़का है, सीता खेल कूद में बहुत आगे है। इस तरह से पूर्ण विराम को मैंने इस तरह से दिखाया है, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आप भी ऐसा बना सकते हैं, आप सादे पेज पर बना सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम और अल्प विराम, ये तीनों यहां पर अधिक देर तक हम रुकते हैं जब बोलचाल की भाषा में रहते हैं। जब पूर्ण विराम, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, उसका घर बहुत सुंदर है, उसके घर में उसके माता पिता भी रहते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े अधिक देर तक ठहराव किया हर वाक्य के अंत में। ये पूर्ण विराम का सूचक था। जहां पर हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर रुकते हैं और जहां लिखित भाषा में उस अर्ध विराम को वहां पर हम लगाते हैं जब 2 उपवाक्य जुड़ते हों, और वहां पर और आदि का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, माता पिता बच्चों से स्नेह करते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं। यहाँ पर आपने अर्धविराम का प्रयोग देखा। अर्धविराम का आप चिन्ह एक कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अर्धविराम का चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम में थोड़ा कम देर तक, माने पूर्ण विराम से कुछ कम अर्धविराम में रुकना है बोलचाल की भाषा में, और अल्प विराम में उससे भी थोड़ा कम देर तक आपको ठहरना है। जैसे और कहां पर प्रयोग किया जाता है लिखित रूप में, लिखित भाषा में हम अल्प विराम का चिन्ह कहां लगाते हैं? एक जैसी चीजें हों, बार बार कोई एक जैसी चीजें आ रही हूं, जैसे कि राम श्याम मोहन और गीता यहाँ आओ। तो यहाँ पर अगर हम कहें राम श्याम मोहन और गीता यहाँ आओ, तो ये वाक्य हम ना बोलने में अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये अलग अलग चीजें एक है। जैसे राम नाम ही है लेकिन अलग अलग बच्चों का नाम है, तो राम मोहन गीता और सीता यहाँ हो, तो राम के बाद मोहन के बाद ये अल्प विराम लगाया गया। जैसे मुझे आम अमरूद केला संतरा और अनानास पसंद है, तो यहाँ पर भी आप मुझे आम अमरूद केला, यहाँ पर आप अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम का चिन्ह आप कैसे लगाते हैं? इस तरह से, ये अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, अब उसके बाद अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप किसी से जिज्ञासावश कुछ पूछते हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस देश के रहने वाले हो, तुम किस राज्य के रहने वाले हो, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, ये जब हम प्रश्न करते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे तुम कल कहाँ गए थे, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम जब अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए उतार चढ़ाव के साथ
अपनी मौखिक भाषा में बोलते हैं और लिखित भाषा में उन्हीं अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके साथ एक चिन्ह लगाते हैं जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। हम बोलते समय अपनी उच्चारित भाषा में हम कैसे प्रयोग करते हैं? हाय मुझे चोट लग गई, ठीक है, ये तो मैंने अपने दर्द को, अपने दुख को व्यक्त किया। फिर उफ बड़ी गर्मी है, अपनी परेशानी को व्यक्त किया। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, अपनी खुशी को व्यक्त किया किसी अच्छी चीज को देख करके। आश्चर्य को कैसे व्यक्त करते हैं? उफ, या उफ तो दर्द के लिए अरे कितनी ऊंची इमारत है, ठीक है। इस तरह से आप इसी तरह तिरस्कार को या घृणा को व्यक्त करने के लिए छी कितना गंदा रास्ता है, या छी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इस तरह से हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उच्चरित भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब लिखित रूप में इन अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके सामने कोई चिन्ह लगाते हैं जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मैंने आपके लिए और अधिक से अच्छे से समझाने के लिए बना रखा है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब उसके बाद अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह एक ही है। उद्धरण चिन्ह दो तरह के हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी व्यक्ति के कथन को एज इट इज, बिल्कुल जैसा का तैसा यदि हम कह रहे हैं तो हम वहां पर उस कथन को दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। एक बात और ध्यान देनी है कि अल्प विराम का प्रयोग भी यहाँ होता है, जैसे कहा के बाद। यहाँ पर पहले अल्प विराम लगाएंगे और तब दोहरा उद्धरण चिन्ह हम लगाएंगे। दोहरा उद्धरण चिन्ह में आप पहले नीचे की ओर, ये गोल नीचे की ओर होता है, इस तरह से दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे और इस तरह से आप दोहरा उद्धरण चिन्ह को कैसे बंद करेंगे? इस तरह से, ठीक है, ऐसे। मतलब ये गोल ऊपर होगा जब आप उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे और ये गोल कैसे होगा? नीचे की ओर होगा जब उद्धरण चिन्ह को आप शुरू करेंगे। ठीक, जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, मैं दोनों ही बनाकर रखी हूं आपके लिए। इस तरह से आपका उद्धरण चिन्ह इस तरह से शुरू होगा और इस तरह से बंद होगा, ठीक है। और इसी तरह से एकल उद्धरण चिन्ह भी ऐसे शुरू होगा और ऐसे बंद होगा। एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी शीर्षक के लिए, किसी पाठ के शीर्षक के लिए, जैसे हम कहें आया वसंत आपकी कविता है तो आया वसंत एक शीर्षक है, तो वहां पर आया वसंत के शुरू में ये और आखिर में ये लगा करके हम इस तरह से आया वसंत बीच में लगाएंगे। इसी तरह से हम कहें गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है तो यहाँ पर गोदान इसके बीच में लगाएंगे। इसी तरह से उपनाम में जैसे श्री रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर उनका उपनाम है तो उपनाम दिनकर यहाँ लिख करके यहाँ पर लगाएंगे। पूरा नाम तो हम सामान्य तरीके से लिख देंगे, ठीक है, श्री रामधारी सिंह, और दिनकर में हम इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से एकल उद्धरण चिन्ह आपने समझा। जैसे रामचरितमानस महान ग्रंथ है तो रामचरितमानस को हम एकल उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह मैंने यहाँ बनाकर आपको दिखाया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह एक छोटी सी बेड़ी लाइन है, ये सामासिक पदों में और युग्म शब्द आदि में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राजा रानी, ठीक है, और जैसे दिन रात, जैसे
पुनरुक्त शब्द जैसे बार बार, जैसे धीरे धीरे, इन सब के बीच में हम इन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह छोटा चिन्ह है, बेड़ी लाइन, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला है यहाँ पर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में जैसे हम किसी चीज का निर्देश देते हैं, जैसे हम कोई परिभाषा बताएं कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे, अब जैसे के आगे हम इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कई बार संवाद लेखन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम के बीच किसी बात पे संवाद लिख रहे हैं आप, क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के मैच के ऊपर संवाद लिख रहे हैं, तो राम के आगे निर्देशक चिन्ह, फिर आज क्रिकेट का मैच हो रहा है, और फिर श्याम, हाँ हम लोग कितना खुशी खुशी इस मैच को अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं। ऐसे करके आप वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम अपनी बात को, जैसे हमने कुछ लिखा तो और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जैसे महात्मा लौकिक सुखों को त्याग देते हैं। अब लौकिक सबकी समझ में नहीं आएगा, हमको ऐसा प्रतीत हुआ, तो मैंने लौकिक के बगल में सांसारिक लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर, ताकि पढ़ने वाला समझ सके कि इसका लौकिक का क्या अर्थ है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। इसी तरह से जब हम संवाद लिखते हैं तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हम संवाद में अपने भाव कि हमारे मन में इस समय जिससे हम बात कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव आ रहा है, तो हम उस भाव को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। या कोई नाटक लिख रहे हैं तो उसमें हम नेपथ्य में या पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। कई बार हम अपने वाक्य लिख रहे हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर एक लिखना भूल गए, राम अच्छा लड़का है, मुझे लग रहा है कि एक भी लिखना चाहिए, तो हम वहां पर त्रुटि बोधक चिन्ह या हंस पद चिन्ह भी जिससे कहते हैं, वो लगा करके ऊपर एक लिख देंगे। ऐसे लगा करके जहां पर हम अपने वाक्य को लिखे, यहाँ लगा करके यहाँ पर ऊपर एक लिख देंगे। ये त्रुटि बोधक चिन्ह या हंस पद चिन्ह कहलाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ही यहाँ भूल गई, मैंने आपसे पहले कहा था, उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ पर ही लगा देने से थोड़ा और जोर पड़ेगा हमारे वाक्य पर, या हमारे वाक्य का असर और अधिक होगा, तो मैं ही लगाना चाह रही हूँ, तो मैंने ये त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया और यहाँ पर ही लिख दिया, ठीक है। अब अगला है रेखांकन या अधोरेखन चिन्ह। किसी बात को मुझे यदि ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ने वाले को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर विशेष ध्यान आकर्षित करना है पढ़ने वाले का, तो मैं उसको उसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ या अधोरेखन चिन्ह लगा देती हूँ, जो कि रेखांकन चिन्ह या अधोरेखन चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैंने किसी का कथन लिखा, हालांकि कथन दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही लिखूंगी या आप भी लिखेंगे, लेकिन उस पर और ध्यान आकर्षित करना है पढ़ने वाले का, तो आप उसके नीचे अधोरेखन विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, और इसको रेखांकन चिन्ह भी हम कहते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा के बाद अल्प विराम और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। क्या कहा? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पूर्ण विराम होगा और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद, और उनके इस कथन को हम नीचे अधोरेखन चिन्ह या उसके नीचे एक रेखा बेड़ी लाइन खींच करके ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसे गांधी जी का कथन था, करो या मरो, तो उसको यदि हम लिखते तो उसके नीचे भी कुछ ऐसे कथन जिस पर ध्यान जाना चाहिए पढ़ने वाले का, उसके लिए हम अधोरेखन चिन्ह या रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, हम किसी शब्द को पूरा ना लिख करके कुछ खास शब्दों के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग
लागों में एक गोला बनाते हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर पूरा ना लिख करके डॉ लिख करके उसके आगे एक लाघव चिन्ह या एक गोल बनाते हैं। फिर डी, पूरा नाम ना लिख करके डी लिखते हैं। फिर डी राम, DAB, पूरा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ना लिख करके डी के बाद लाघव चिन्ह, ए के बाद फिर बी के बाद। इसी तरह से आप जब PTO इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं क्री क्रीम माने कृपया पूरा ना लिख करके क्री के आगे लाघव चिन्ह, पन्ना पूरा ना लिख करके या पृष्ठ पूरा ना लिख करके प्री के आगे लाघव चिन्ह, और उलटिए पूरा ना लिख करके ऊ के आगे लाघव चिन्ह लगाकर लिखते हैं। आप देखते होंगे हर दिन के अपने पाठों में। और फिर उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह छोटी छोटी कई बिंदु आपको लगी हुई दिखती होगी। जैसे आपका ही एक पाठ है जो पढ़ने के लिए केवल था, तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया, उसके आगे इस तरह का चिन्ह जिसे लोप निर्देशक चिन्ह कहते हैं वो बना हुआ था, लोप चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब उसके आगे और भी बहुत कुछ है, वो जो लुप्त है या छिपा हुआ है, लेकिन उसे आप जानते हैं या अपनी समझ से सोच सकते हैं या उसको पढ़ने के बाद जानेंगे। ठीक है, तो ये लोप चिन्ह है। और फिर उसके बाद अंतिम है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब हम अपनी बात को और व्याख्या करते हैं तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विशद रूप में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं। अब दो प्रमुख भेद हैं, अब उसके आगे हम यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाएंगे और विवरण चिन्ह का प्रयोग करते समय हम ये ध्यान देंगे, इस तरह से हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और विवरण चिन्ह में के आगे लिखेंगे क्रिया के दो रूप है, पहला दो भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी तरह से आप भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो यहाँ पर आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से इन 13-14 आपको विराम चिन्हों का एक हल्का सा परिचय दिया। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इनमें से 8 या 10 विराम चिन्ह नहीं है, लेकिन इन सारे विराम चिन्हों का आपके पाठ में प्रयोग होता है। इसलिए मैं इन सारे चिन्हों को आज आपको इसकी जानकारी देना उचित समझी, ताकि जब भी आप पाठ पढ़ें तो आपके दिमाग में हर समय ये कौंधे कि मैम ने इस चिन्ह का नाम क्या बताया था, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, और उसका प्रयोग फिर आप अपनी लिखित भाषा में करना खूब आराम से, बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। इस उम्मीद के साथ अभी MS टीम में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने बना लिए होंगे विराम चिन्ह। आप एक वाक्य भी सोच के रखिए। 2 मिनट के अंदर हम मिलते हैं MS टीम में। खुश रहिए।